हेलो एवरीवन। जो आज का सेशन है हमारा सुंग डायनेस्टी और कर्ण डायनेस्टी को पढ़ेंगे। और अभी मैं 3 बार अप्लाई लाइव ट्राई कर चुका हूँ उसकी 3 बार लाइव में ट्राई कर चुका हूँ, फिर भी इश्यूज आ रहे हैं। नहीं तो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, अगर आवाज़ क्लियर है तो बताएं ज़रा। लग रहा है आज भी लाइव क्लास नहीं हो पा रही, तो मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दूंगा आपको। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी डाउट वगैरह रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं वैसे, पर अब मुझे लग रहा है कि अच्छा, रवि कह रहे हैं नहीं चल रही है, तो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दिक्कतें आ रही होंगी तो मैं बात कर लूँगा लाइव सेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे दो वंश के बारे में। जो एक होता है सुंग वंश, जिसको सुंग डायनेस्टी कहा जाता है। सुंग डायनेस्टी कहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने समझ लेते हैं। सुंग डायनेस्टी यहाँ पे लिखा नहीं, पर समझ लेंगे। दो डायनेस्टी को पढ़ेंगे, एक है सुंग डायनेस्टी और एक है कर्ण डायनेस्टी। बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में ओनली हमारा जो लास्ट तक टॉपिक है उसको कहते हैं अशोका। अशोका से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बहुत कम देखा जाता है कि क्वेश्चन बनते हैं, पर जो ये डायनेस्टी है इनसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको हमें क्लियर रखना है। तो इसको आज हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, मैंने आपको लास्ट में बताया था मौर्य जो एम्पायर था बहुत बड़ा हो गया था। किन के टाइम तक? सम्राट अशोक के टाइम पर। फिर सम्राट अशोक ने जो कुछ पार्ट बचे थे वो भी जीत लिए थे। फिर उन्होंने बोला कि इसके बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे। मैंने बहुत डिटेल में आपको कहानी बताई थी कलिंग वॉर के बारे में। उसके बाद जब इनका शासनकाल खत्म हो जाता है, क्योंकि एक इंसान को जीना है तो फिर मरना भी है, तो उनका मृत्यु के उपरांत क्या होता है, मौर्य वंश का पतन हो जाता है। लिखा है आफ्टर अशोका द मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन एंड द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज बृहदर्थ। ये लास्ट में बनते हैं और अंतिम शासक होते हैं, और इनको मारा जाता है किनके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और लिखा है जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है, और इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना की गई, इनके द्वारा की गई, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ये ध्यान रखना हमारे जरूरी पॉइंट है जो मैं बात कर रहा था। और ये बृहदत्त के सेनापति थे। जितने भी आप देखेंगे, अभी हम बात और ये करेंगे जब कर्ण वंश की बात करेंगे, वहां पर भी आप देखेंगे कि जब वासुदेव कर्ण वंश की स्थापना करते हैं तो वो भी हत्या करते हैं। वो भी एक सेनापति के रूप में बैठे हुए थे अपने कार्यभार में। तो ओवरऑल ये पूरी चीज हम समझ रहे होंगे जो मैं बात कर रहा था आपको। फिर हम कहाँ बात कर रहे थे इसके बारे में। तो देखिए, ये क्वेश्चन जरूरी है पुष्यमित्र शुंग के बारे में, और ये जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मौर्य काल के बारे में, जो अशोक के बाद फिर बृहदर्थ की हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग फिर बनते हैं एक शासक के तौर में, शुंग डायनेस्टी की स्थापना करते हैं ये, या शुंग वंश की स्थापना करते हैं। लिखा है पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था तथा इसकी राजधानी विदिशा थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, ब्राह्मण। आप देखेंगे जितने भी शासक रहे हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं रूरल की, वो किसी ना किसी तरीके से पहले ब्राह्मण रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग धर्म लिए। पर पुष्यमित्र शुंग एक ऐसे शासक के तौर पर देखा जाता है जो खुद अपने आप को बोलता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, और बहुत जैसे कहते हैं कि प्राउड फील करता है कि मैं ब्राह्मण के तौर पे एक राजा बना हूँ। और उस समय, जब मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस समय उस जमाने में आपके दो धर्म बहुत वर्चस्व में आ गए थे, जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म, और हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में, आपका जैन धर्म के बारे में। तो इस समय ब्राह्मण एक शासक के तौर पे बैठना है, और ये बहुत प्राउडली बोलना कि ब्राह्मण हूँ, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा इशू होता था कि बहुत दिक्कत वाली बात थी। पर पुष्यमित्र शुंग जो थे, ये एक ऐसे व्यक्ति रहे कि जिन्होंने अपने काम के कारण ही अपने वर्चस्व को ज़्यादा एक तरीके से बढ़ाया। ये सबसे बड़ी बात है पुष्यमित्र सिंह में। आप बहुत पावरफुल शासक के तौर पे देखेंगे तो यही देखा जाता है कि पुष्यमित्र सिंह बहुत ही पावरफुल रूलर के तौर पे आते हैं, और एक ब्राह्मण थे। और ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एसएससी में, इसलिए मैं बार बार ब्राह्मण जोड़ रहा हूँ, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन आया था कि पुष्यमित्र शुंग का किससे संबंध था, ब्राह्मण, फिर वहाँ पर लिखा हुआ था अलग अलग शूद्र जाति। तो आपको ब्राह्मण याद रखना है, और इसको लेकर ही मैं अभी 2-3 पॉइंट आपको समझाऊंगा, जिससे आपको याद रखने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और लिखा है कि इसकी राजधानी विदिशा थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसएससी में पूछा गया था कि शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? विदिशा। एक बार अभी सीजल का पेपर था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा साल था वो, पर पूछा गया था कि विदिशा आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ है, जिसे विदिशा कहा जाता था। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहुत जरूरी पॉइंट में जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो विदिशा इनकी राजधानी थी। इसके बाद जरूरी पॉइंट है मनुस्मृति के बारे में। ये आपकी यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में आया था, यूपी पीसीएस में, कि आपका मनुस्मृति किसके दौरान, किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? तो पुष्यमित्र सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो ये हमें भी पॉइंट को ध्यान में रखना है।
इसके बाद अभी मैं और चीज़ें पहले हाईलाइट कर करके बता दूं, फिर इसको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा जो स्टोरी वाइज हम समझते हैं। इसके बाद लिखा है पतंजलि, बहुत जरूरी पॉइंट है, ये भी एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है कि पतंजलि, आप जानते हैं पतंजलि के नाम पे तो आज के टाइम पे बाबा रामदेव की पूरी कंपनी बनी हुई है। तो पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र सिंह के टाइम पे रहा करते थे उनके दरबार में, तो क्वेश्चन आ रखा है एसएससी का। दूसरी बात, पुष्यमित्र सिंह ने हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया, और हिंदू यूनानी, अभी मैं इसकी और स्टोरी बताऊंगा, पर अभी आप फैक्चुअल चीजें देखते रहिए। मिनांडर को हराया था, ये क्वेश्चन भी आ रखा आपका, हालांकि एसएससी में नहीं आया था। लिखा है लेकिन पुष्यमित्र शुंग के उपरांत शुंग वंश का पतन हो गया, और इस प्रकार शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ये भी एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। कहने का मतलब बहुत छोटा टॉपिक है शुंग डायनेस्टी, पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद लिखा है पुष्यमित्र शुंग के उपरांत इनके पुत्र बनते हैं अग्निमित्रम, जिनको अग्निमित्र भी कहा जाता है। और आप सभी को बता रखा है मैंने कई बार कि मालविका अग्निमित्रम, ये जो बुक आपको दिखा रखी है, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है और ये एसएससी में कई बार आ रखी है। और ये भी आता है कि बताइए इसमें किसके बारे में व्याख्या की गई है, तो मालविका एक महिला के तौर पे जो एक राजकुमारी थी, और अग्निमित्र जो इनके पुत्र थे पुष्यमित्र शुंग के, इन दोनों की प्रेम विवाह एक तरीके से, आप प्रेम कहानी को इन्होंने चित्रित करा है कालिदास ने। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है एसएससी में। ये तो सारे पॉइंट हो गए हमारे शुंग डायनेस्टी के जो हमारे पहले व्यक्ति थे। मैं पूरी स्टोरी के साथ इनको बताता हूँ कि याद कैसे करना है आपको पुष्यमित्र सिंह के बारे में। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी छूट गई, लास्ट टाइम मैं बता नहीं पाया था कि मौर्य काल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पॉइंट और भी याद रखने जो क्वेश्चन बन जाते हैं। कि देखिए मौर्य काल के बारे में इतना डिटेल में हमने पढ़ा और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से देखने को मिलती है, कहाँ से इसके सोर्सेज हमें देखने को मिले हैं, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। तो इनके सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, अगर मैं सोर्सेज के बारे में बात करता हूँ उनके कि सोर्सेज रहे कहाँ पर है, क्योंकि हमें किसी के बारे में पता करने के लिए उनके साक्ष्य पता होते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें वो देखी जाती थी। तो ये इसका सबसे बड़ा सोर्स आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, जिसको किसने लिखा था, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। और इनको भारत का मैकियावली कहा जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अर्थशास्त्र को लिखा था जिन्होंने, कौटिल्य ने। चाणक्य जिनको कहा जाता है, और आप जानते हैं कि चाणक्य नीति आपने कई बार सुना होगा, जैसे बीजेपी के अमित शाह को चाणक्य की उपाधि दी गई थी, कई अलग अलग जगह में दी जाती है। जैसे जो एनसीपी के जो है शरद पवार, उनको कहा गया है भारत की राजनीति का चाणक्य। चाणक्य मतलब जिन्होंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया था। ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी वो किस तरह की गई थी, उसमें अर्थशास्त्र था या राजनीति के मुद्दे लिखे हुए थे, क्या चीजें थी। तो आपको याद रखना राजनीति। राजनीति का तात्पर्य मतलब कि आपको कैसे अपने शासन व्यवस्था को चलाना है, इस सभी चीजों के बारे में इन्होंने इसमें डिटेल में लिखा था। तो ये है अर्थशास्त्र, नाम अलग है, नाम से तो हमको लगेगा इकोनॉमी के बारे में बताने वाली बुक है, तो ऐसा नहीं है। और आज भी जानते हैं आपकी कैसे कैसे उन्होंने बातें बोली थी, जो आज भी इंप्लीमेंट करती है कौटिल्य के द्वारा। और कौटिल्य की मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी। इनको भारत का मैकियावली कहा जाता है। एक चीज और बता दूं अर्थशास्त्र के बारे में, अलग से मैं इसका एक अलग से लेक्चर आपको बताऊंगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, पर मेन हाईलाइट बदल लेते हैं कि ये कितनी बुक्स का सेट है अर्थशास्त्र का। तो आप याद रखिएगा टोटल 15 बुक्स का ये सेट है। और लगभग अगर आप बात करेंगे चैप्टर्स कितने हैं, तो एक मिनट, कॉल आ रही थी, चलिए इसको बाद में देखते हैं। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि 180 चैप्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें जो अध्याय हैं टोटल 180 है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेलिंग का है, पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, जरूरी बात यह है कि अर्थशास्त्र के बारे में किन्होंने इसको एक तरीके से खोज करी थी, किसने इनके बारे में पढ़ा था, तो वो थे आर रमा शास्त्री। बहुत जरूरी नाम है, आर समा शास्त्री, ऐसे लिखेंगे, आर क्षमा शास्त्री, ठीक है। इनके द्वारा लिखा जाता है इसको, किसको, अर्थशास्त्र को। तो ये सारे पॉइंट हमने, मतलब लिखा जाता है, मतलब इसको एक तरीके से डेसिफर किया गया था, इसको कह सकते हैं कि इसकी खोज की गई थी इनके द्वारा, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा एसएससी में नहीं दिखा गया, पर जरूरी है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है ये, आर क्षमा शास्त्री के बारे में। और ये कब करा था इन्होंने, इसके बारे में 1904 में। एक इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसलिए जरूरी है कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊं। एक अलग से मैं चैप्टर में करा दूंगा जो आपके लिए अर्थशास्त्र से रिलेटेड अगर डिटेल में कभी आता है तो पूछा जाए, पर एसएससी में आज तक इतना डिटेल में पूछा नहीं गया है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ आपको। एक और चीज आपने देखी होगी कि अगर आप मौर्य काल की बात करते हैं तो एक और बुक बहुत फेमस है, जिससे कुछ आपको रिसोर्सेज के तौर पे देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं मुद्रा राक्षस, जिसको लिखा था विशाख दत्त के द्वारा। ये मैंने आपको स्टैटिक जीके एक कोर्स में बताया था, लिख देता हूँ यहाँ पे, मुद्रा राक्षस, ये ऐसे लिखेंगे इसको,
मुद्रा राक्षस, इसको लिखा था विशाख दत्त के द्वारा। और इसमें ध्यानानंद और चंद्रगुप्त के बारे में जो इनकी पूरी राइवलरी है या इनकी लड़ाई है उसको बहुत डिटेल में लिखा है मुद्रा राक्षस में। तो कई बार ऐसा आ जाता है कि सोर्सेज बताइए कि मौर्य काल के सोर्सेज आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर देखने को मिलता है। पर ऐसे क्वेश्चन बहुत डिटेल के होते हैं जो एसएससी में आज तक देखे नहीं जा रहे। तो इन दोनों बुकों को याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस हो गया और एक आपका हो गया अगर मौर्य काल की हम बात करते हैं जो डिटेल में हमको देखने को मिलता है। अच्छा, हम फिर दोबारा सुंग वंश के ऊपर आ जाते हैं। सुंग वंश के बारे में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब ये पुष्यमित्र सुंग इसकी स्थापना करते हैं सुंग वंश की एक राजा के तौर पे, तो इनकी विदिशा इनकी कैपिटल बन जाती है। और ब्राह्मण थे, मैंने आपको बताया ब्राह्मण के तौर पे इन्होंने काम करा और ये बहुत प्राउड फील करते थे कि ब्राह्मण हूँ। और इसी के लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया कई बड़ी बड़ी बुक्स में। जैसे मैं आपको सबसे पहले बात करूँ, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म होते हैं, बड़े बड़े बुक्स जो लिखी गई है उसमें डायरेक्टली पुष्यमित्र सुंग को क्रिटिसाइज किया गया या उनकी आलोचना की गई है। किस लिए? कि उन्होंने बोला कि ये जो बौद्ध धर्म वाले थे, मतलब जो बौद्ध धर्म उस समय बहुत वर्चस्व में था, तो पुष्यमित्र सुंग इससे चिढ़ते थे क्योंकि बौद्ध धर्म किसकी अपोजिट ये हुआ था, एक तरीके से ब्राह्मणिज्म के ऊपर निकला था ये। और ब्राह्मणिज्म के होने के कारण, और ये खुद एक ब्राह्मण थे और अपने आप को प्राउडली ब्राह्मण कहते थे, तो ये बोला जाता है कि ये एक तरीके से बौद्ध धर्म के लोगों से चिढ़ते थे। पर ये मैं आपको बौद्ध धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। पर ज़्यादातर आप रिसोर्सेज में पढ़ेंगे या सोर्सेज में पढ़ेंगे तो कहीं भी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा बौद्ध धर्म के मामले में नहीं देखा जाता। इनफैक्ट ये बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार भी करे थे, मतलब उसको बढ़ाया भी था। तो ये एक तरीके से इनके बीच में देखा गया कि इनको कई जगह इनकी आलोचना को देखने को मिलता है। अब अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, मैं बौद्ध धर्म के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, हालांकि अगर हम ज़्यादातर सोर्सेज को उठा के देखते हैं तो पुष्यमित्र सुंग ने कहीं भी बौद्ध धर्म को एक तरीके से उसकी अवहेलना नहीं करी, उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करा, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। और जैसा आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में सबसे पहले पशु बलि इसका निंदा की जाती है, तो ये इस चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर रहते थे कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ में बताते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसलिए इनको कई जगह जो इतिहासकारों के द्वारा जो दिखे जाते हैं, जो तो साक्ष्य देखे जाते हैं, उसमें इनको ये नहीं देखा जाता कि इन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों को एक तरीके से परेशान करा था। पर मैं बौद्ध धर्म की कुछ बुक्स लिखी थी उसमें इनको क्रिटिसाइज किया गया था, तो आप ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने में आसानी हो जाएगी। मैंने बोला था मनुस्मृति इनके टाइम पे लिखी गई थी, और किन्होंने लिखी थी बहुत ज़रूरी है, भृगु। भृगु यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, आज तक एसएससी में नहीं आया पर ज़रूर है आने की संभावना। ऐसी बुक्स आ जाती है मनुस्मृति के बारे में। और मनुस्मृति आप सभी जानते हैं, अगर आप हिंदुइज्म से जानते हैं या हिंदू धर्म के हैं तो आप सभी जानते होंगे। और जो हमारी बॉलीवुड मूवीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा मनुस्मृति के बारे में। तो इसको कभी और देखेंगे, जो हमारे सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है, पर इन्हीं के टाइम पे लिखा गया था। और देखिए, ब्राह्मण होने के साथ साथ पुष्यमित्र सुंग ने एक ब्राह्मण थे और एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। तो इन्होंने क्या करे थे, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ जिसको कहते हैं वो करा था इन्होंने। अश्वमेध यज्ञ आप उसको समझ लीजिए, जैसे उस जमाने में क्या हुआ करता था, अगर आपने रामायण वगैरह पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उत्तर रामायण में, कि ऐसा हुआ करता था जो राजा बहुत ज़्यादा प्रतापी हो जाता था तो उसने अपने पूरे इलाके में ऐसी जगह अपनी आप शक्ति को एक तरीके से एस्टिमेशन लगाने के लिए, कि अपने आप को मेज़र करने के लिए मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ, तो क्या करते थे ये अपने एक तरीके से छोड़ देते थे, क्या कहते हैं, घोड़े को। और कहते थे अगर किसी राजा में इतनी हिम्मत है तो उसको पकड़े, और अगर उसने पकड़ लिया तो फिर उसको उससे युद्ध करना पड़ता था। तो इससे आपको दिख रहा होगा कि कितना पावरफुल शासक के तौर पे पुष्यमित्र सुंग को देखा गया, और इसलिए ये माना जाता है कि एक पुष्यमित्र सुंग एक पावरफुल शासक के तौर पे था। तो ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दिए जो आपके लिए ज़रूरी था, और बस इतने ही आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। स्टोरी समझना ज़रूरी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी हाल ही में बहुत सारे कमेंट आए थे और पढ़ा, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस करे थे कि हिस्ट्री बहुत मज़ेदार लगी पढ़ने में जो आपने स्टोरी के साथ बताई है। तो बस इसी तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ कि आपको याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, बस एक कहानी याद करेंगे तो आप इजीली इसको कर लेंगे, 2-3 बार लेक्चर्स को देखिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका पूरी कहानी। और पुष्यमित्र सुंग एक बहुत प्रतापी शासक थे, पर जब इनकी बात करते हैं इसके पुत्र के बारे में, तो अग्निमित्र का इतना नहीं देखा गया रुझान। जिससे मैं आपको बात करता हूँ, एक पढ़ाई लिखाई वाले लड़के होते हैं और एक कुछ थोड़ा अलग लाइन में चले जाते हैं। लाइन तो ये नहीं कहेंगे कि गलत है, पर जैसे कोई प्रेम संबंध में पड़ गया तो वो थोड़ा अपने पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे पाएगा। सेम वही कहानी है। तो अग्निमित्र जो थे ये बहुत पावरफुल थे अगर उस तरीके से देखा जाए, पर इनको मालविका से प्रेम हो जाता है। तो फिर ये जब आदमी कोई प्रेम उसमें पड़ जाता है तो फिर लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड रहता है, क्योंकि ज़्यादातर उसी में ध्यान चले गया। इसलिए अग्निमित्र ने अपने एक तरीके से शासक व्यवस्था को ज़्यादा सुदृढ़ करने में असमर्थ रहे। तो इसलिए इनके मालविका अग्निमित्र में जो आप देखेंगे तो इन्हीं के बारे में देखने को मिलता है। ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार एसएससी में आया था कि किन्होंने लिखी थी, तो कालिदास ने लिखी थी इनके बारे में।
राइट। तो ये हमारे हो गए पॉइंट जो जो मैंने आपको बताने थे। इसके बाद हम बात करते हैं कर्ण वंश के बारे में। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई थी। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ, कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव के द्वारा। और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये रखना हमको। ये बहुत छोटे टाइम के लिए आया था जो ये वंश आया था, क्योंकि वासुदेव इसके संस्थापक थे। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि स्थापना किसने करी थी, संस्थापक कौन थे ये। और ये टाइम इतना शॉर्ट रहा था कि इन्होंने ज़्यादा लंबा इनका नहीं रहा, और यही एक तरीके से प्रतापी शासक भी माने जाते हैं जो वासुदेव थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इसकी कैपिटल को लेकर, क्योंकि एसएससी में 2 बार आया और दोनों बार हमें एक क्वेश्चन तो मेरे सामने गलत हो गया था। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसकी राजधानी क्या थी, तो आप ज्यादातर देखेंगे तो पाटलिपुत्र माना जाता है, और विदिशा भी इसकी मानी जाती है, और इसी को लेकर इतिहासकारों के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। बहुत जरूरी पॉइंट है, मैं समझा रहा हूँ। जो एसएससी में इसकी राजधानी आई थी एक बार, तो जो मैंने देखा था उसमें विदिशा मान लिया गया था, और कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्टली मैसेज करा कि विदिशा बोला गया है। तो मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि जितने सोर्सेज आप पढ़ेंगे पाटलिपुत्र माना गया है, और कई सोर्सेज में माना जाता है कि कर्ण वंश की जो एक तरीके से राजधानी देखी जाती है वो विदिशा है। पर एग्जैक्टली मेरे से पूछे तो पाटलिपुत्र को ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि कर्ण वंश एक तरीके से पाटलिपुत्र में ज़्यादा इनकी पावरफुल कहा जा सकता है, क्योंकि पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है आपका, और विदिशा ये आपका एमपी में पड़ता है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इतना बड़ा पैमाना नहीं था कर्ण वंश का कि पूरे इलाके को कैप्चर कर लेते। पर आपके एग्जाम में अगर इसकी राजधानी आती है कई बार, तो आप पाटलिपुत्र को पहले प्रेफरेंस में रखें। सपोज अगर पाटलिपुत्र ऑप्शन में नहीं है तो आप विदिशा कैसे चली जाएगा, तो वो भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि दोनों तरीके से एसएससी में आया था। एक बार थोड़ा डिबेट हो गई थी इसको लेके, मुझे ढंग से याद नहीं कि एसएससी ने बाद में क्या इसका राइट आंसर माना था, कि इसके नंबर क्लेम करे थे जिन्होंने उनको मिले थे कि नहीं। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं संस्थापक थे वासुदेव, अगर पूछा जाएगा कि कौन थे इसके लास्ट के, वो थे सुशर्मा। सुशर्मा इसके एक अंतिम शासक के तौर पर रहते हैं, और बहुत छोटा टाइम था इनका, 73 से लेके 28 ईसा पूर्व के अराउंड ये 20 ई तक जिसको कहा जाता है वहां पर ये देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे कई बार ये आता है कि कर्ण वंश जो था आपका किसके बाद आता है, तो ये पुष्यमित्र शुंग जो इनके शुंग डायनेस्टी के बाद आता है। और अगर आपसे पूछा जाता है इस कर्ण वंश के बाद कौन आता है, तो आपका सातवाहन वंश आता है। और अगर आप देखेंगे इन सभी वंश में एक चीज कॉमन देखी जाती है कि एक वंश जो समाप्त करता है उसका ऑलमोस्ट वो उसी आसपास होता है। जैसे अगर हम वासुदेव की बात करते हैं, तो वासुदेव एक तरीके से सेनापति के रूप में काम कर रहे थे शुंग डायनेस्टी के अंदर, फिर बाद में इसकी हत्या करते हैं और फिर ये एक दरबारी के तौर पर आ जाते हैं। एक और चीज मैं बताना भूल गया, पुष्यमित्र शुंग इतने प्रतापी शासक के तौर पर इसको देखा गया था कि पुष्यमित्र शुंग ने किसको हराया था, मिनांडर को हराया था। इसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा मिनांडर के बारे में। पर ये आप देख सकते हैं हिंदू यूनानी जिसको कहा जाता है, इंडो ग्रीक जिसका नाम दिया जाता है शासकों के तौर पे, बहुत पावरफुल थे। उनको हराना नामुमकिन तक माना जाता था, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर वाले पार्ट से आए थे, और इधर वाला पार्ट जो मैंने आपको कई बार बताया कि सिंधु वाला पार्ट था, वहां पर ही रहते थे, और उनको हराना बहुत मुश्किल वाली बात थी, और जिसको पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था, इसलिए एक प्रतापी शासक के तौर पर भी देखा जाता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि बताइए कि पुत्र कौन था पुष्यमित्र शुंग का, तो उसका नाम यही था जो मैंने अग्निमित्र की बात आई है। और एक और चीज, शुंग वंश का अंतिम शासक का नाम याद रखना है, देवभूति। देवभूति बहुत जरूरी है, ये भी एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। और देवभूति को ही हरा देते हैं या मार देता है कौन, वासुदेव, क्योंकि वासुदेव एक देवभूति का सेनापति के तौर पर काम करता है। तो मैंने आपको बताया होगा कि जब भी ऐसी चीज देखी जाती है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो इनके कह सकते हैं कि कार्य क्षमता ये सभी डिक्लाइन करने लग जाती नीचे की तरफ, और देवभूति को इतना पावरफुल शासक नहीं माना गया, इसलिए वासुदेव ने मौका आते ही देवभूति को सबसे पहले मार दिया। तो इसके बाद फिर आ जाता है आपका सातवाहन वंश, उसको अलग से समझेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसमें शामिल इसलिए नहीं करा क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे दोनों, इनको समझना हमारे लिए पहले प्रेफरेंस होनी चाहिए हमारी। बाकी कर्ण वंश के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। सुशर्मा याद रखिएगा, इसका अंतिम शासक जो देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा जो 2 डायनेस्टी हमने कवर कर ली। इसके बाद हम सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे। फिर एक और वंश आता है जिसको कहते हैं चेदी वंश, इसको भी देखेंगे। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसको जल्दी से एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, जो हिंदू यूनानी को पढ़ेंगे, हिंदू यूनानी जिसको कहा जाता है कि जो एक तरीके से लड़ाई होती है हमारे देश में, आक्रमण होता है पहला, वो किस किस तरीके से विदेशी आक्रमणकारी आते हैं। तो पहले हिंदू यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर आपके कुषाण आते हैं जो चाइना के वाले इलाके से आते हैं। यहाँ से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ तक तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे चैप्टर्स, इसके बाद ज़्यादा रहेंगे। अब कुछ ही चैप्टर रह रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी इसको एंड करने की कोशिश करूँगा, जिससे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक चीज़ और ऐड कर दूं, कई लोग कह रहे हैं कि एमटीएस के एग्जाम में जब वो कुछ कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन बाहर देखने को मिल गए, और अभी मेरे पास मैसेजेस आए थे। देखिए, मैं आपको हमेशा ये ऑनेस्टली एक रिव्यू देता हूँ, ये मैं कभी नहीं कहता कि मेरे कोर्स से ही सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा।
और मैं शुरू से कहता हूँ कि आपको 25 क्वेश्चन अगर आप एसएससी के देने जा रहे हैं तो आपके सामने कभी होगा ही नहीं, बहुत रेयर केसेस होंगे कि आप 25 में से 25 करने की कोशिश करें। आपको देखते ही पेपर में आपको 20, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो आप 20 क्वेश्चन आप समझेंगे हाँ मैं कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली दिमाग से निकल जाएंगे, और वही क्वेश्चन इस बार हिस्ट्री के आए हैं, बेतु के क्वेश्चन थे। अब उसको लेके कई लोगों ने बोला कि आपके हिस्ट्री का कोर्स हमने काफ़ी हद तक कराया पर उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप हिस्ट्री का एक बहुत आसान सब्जेक्ट मानते हैं कई लोग, या मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ आसान सब्जेक्ट, पर आप पढ़ रहे हैं तो सारा वहीं से आ जाए। कुछ भी अगर एग्जामिनर चाह रहा है कि मैं इसको करने ही नहीं दूंगा तो ऐसा क्वेश्चन देगा कि आप फंस जाएंगे। तो ये कभी दिमाग में ना रखें कि मैंने एक चीज़ कर ली और हो नहीं रही। बस आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको बस एक अपने पास बुक रखनी है जिसका नाम है प्रीवियस ईयर्स। जैसे ही ज्योग्राफी का कोर्स सिलेबस कंप्लीट होता है मैं आपको फिर इस पर डायरेक्टली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही कराऊंगा, पर अभी मैं करा नहीं रहा हूँ। तो आपकी ड्यूटी है कि आप एक बुक रखें अपने पास और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाते रहें। नए क्वेश्चन आते तो आप मुझसे जरूर पूछें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे तो मुझे लगा रियल में एसएससी एमटीएस में अच्छे जीके का क्वेश्चन लेवल है। और मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ अगर आपने एसएससी की जीके को एक अच्छे तरीके से पार कर लिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा लेवल है। एसएससी में जीके इतनी आसान नहीं आती है, मैं आज को भी आपको बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बोली थी। इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और कल के सेशन में देखेंगे जल्दी से 7 वंश के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।